गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस वेबिनार में हमारे साथ में सीकर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन से काफी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सब लोगों का एक बार और स्वागत करता हूं। साथ में स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूंगा मिस्टर संजीव नेहरा साहब का, जो कि प्रेसिडेंट हैं, और मिस्टर मनीष शर्मा साहब जो सेक्रेटरी हैं सीकर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाने में आपने काफी सहयोग किया है। और आज के इस वेबिनार में हमारे साथ में स्पीकर हैं डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता साहब। सर इज ए कंसल्टेंट इंटरनेशनल न्यूरो रेडियोलॉजी विद इटर्नल हॉस्पिटल। डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता इज ए ट्रेन्ड इन एडवांस न्यूरो एंड वास्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। सर ने अपना एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट के साथ में पीडीयू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजकोट गुजरात से किया है। डीएनबी उन्होंने रेडियो डायग्नोसिस एनबीई न्यू दिल्ली से किया है। उसके बाद में एमडी रेडियो डायग्नोसिस विद गोल्ड मेडलिस्ट सर ने किया है एमपी शाह मेडिकल कॉलेज जामनगर गुजरात से। उसके बाद में डीएम न्यूरो इमेजिंग एंड इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी से किया है एम्स न्यू दिल्ली में। ही इज ट्रेन्ड इन एडवांस न्यूरो एंड वास्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी फ्रॉम सेठ जेएस मेडिकल कॉलेज, KEM Hospital, Jaslok Hospital and Research Center, Mumbai, and AIIMS, New Delhi. He is expert in endovascular treatment of acute stroke, mechanical thrombectomy, aneurysm coiling, AVM, AVF embolization, spinal vascular malformation, keratoid stenting, and endovascular angioplasty and stenting in vascular brain and spinal vascular disorder. ये काफी टेक्निकल नेम है, तो सर के साथ में इनको जानेंगे थोड़ा सा, लेकिन हो सकता है भविष्य में किसी को इन चीजों की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी अगर हमारे किसी नॉन को ऐसी जरूरत पड़ती है या हमारी फैमिली में खुदा ना करे ऐसा कुछ हो, तो हमको रिकॉल करेगा कि ये हम लोगों ने डॉक्टर मदन मोहन सर के साथ में वेबिनार अटेंड करी थी, एंड ही इज ट्रेन्ड इन ऑल दीज थिंग्स, एंड ऑफ कोर्स ही हैज numerous journals. He is having numerous journals in national and international articles, and participated in large number of national and international neuro conference across the globe. So now I would request Dr. Madan Mohan sir to start his presentation, or I will ask all the participants, you should put your mic in mute condition. So आप अपना माइक म्यूट कंडीशन पर रखें। प्रेजेंटेशन के बाद में, जो कि लगभग आधे घंटे का रहेगा, आप अपने प्रश्न डॉक्टर मदन मोहन सर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सर ने इतनी महारत हासिल करी है, इतनी सारी डिग्रियां हैं सर के पास में, और डिग्रियों में साथ में सोना भी है, गोल्ड मेडलिस्ट इतने सारे सोना है साथ में। सो सोने जैसे डॉक्टर मदन मोहन है, और मैं उनका स्वागत करता हूँ आपकी आज की इस वेबिनार में। ओवर टू डॉक्टर मदन मोहन सर। आपको मैंने को होस्ट बनाया सर, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट सर। थैंक यू मिस्टर नीलेश। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता। आप लोगों सब लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको स्ट्रोक के बारे में बताऊंगा कि हम लोग इस कोविड महामारी के दौरान भी किस तरह से न्यूरो मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिजीज को हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर करीबन 30% पेशेंट्स कोरोना के स्ट्रोक के साथ में प्रेजेंट करते हैं, जिनको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी से, इंट्रावैस्कुलर थ्रोम्बोलाइसिस से और मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट कर रहे हैं। मैं आज आपको स्ट्रोक के बारे में और कोविड के दौरान इसके असर से बातें बताऊंगा। Brain stroke or attack is a condition in which the brain loses its function suddenly. इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये दिमाग के अंदर जाने वाली 4 नसें होती हैं, 2 गले में पीछे से, 2 गले में आगे से आती हैं। स्ट्रोक छोटा हो सकता है और बड़ा हो सकता है। छोटा स्ट्रोक अच्छे से रिकवर हो जाता है तो मरीज को लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन अगर किसी को छोटा स्ट्रोक होता है और वो रिकवर कर जाता है, इसका मतलब है कि उसकी छोटी नस बंद हुई थी और वो खुल गई है। लेकिन वो एक चेतावनी होती है जिसे मरीज को गंभीरता से लेना चाहिए। और छोटे स्ट्रोक के बाद भी
उसे हॉस्पिटल में जाके उसकी जांच करानी चाहिए, जिससे कि उसे बड़ा स्ट्रोक ना हो। ये दिमाग में आगे की तरफ 2 नसें जाती है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी होती है। ये काफ़ी बड़ी नसें हैं जो दिमाग के 1/4 और 50% भाग को सप्लाई करती है। अगर हम देखें तो संसार में 17 मिलियन पीपल में से एक स्ट्रोक हर ईच ईयर में होता है, जिसमें से 6 मिलियन यानी 60 लाख पर्सन्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। हमारे इंडिया में हम बात करें तो एवरी 40 सेकेंड में एक स्ट्रोक होता है और 4 लाख पीपल डाई हो जाते हैं एवरी ईयर। सो स्ट्रोक का बर्डन काफी बड़ा है, जरूरी है इसको पहचानने की और समय पर इसका इलाज कराने की, अदरवाइज इसकी डिसेबिलिटी यानी कि इसके जो परिणाम होते हैं वो काफी भयंकर हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है कि जब भी कोई आदमी 50 साल से ऊपर का है, उसे 75% चांसेस होते हैं, क्योंकि उसकी जो खून की नसें होती है दिमाग की, उनमें सिकुड़न खत्म हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। किसी को फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, डायबिटीज हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स ज्यादा होते हैं, स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग वाले भी इससे सफर करते हैं। हाइपरलिपिडीमिया जो ज्यादा फैट खाते हैं, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया जिनका खून बहुत गाढ़ा होता है, और बचपन की कुछ बीमारियां जो कंजेनिटल और टाइम मीन्स जितना जल्दी हो हमें हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, जिससे कि हम इन सिम्टम्स को पहचान के उसे और आगे बढ़ने से रोक सकें। ये 2 तरह से होता है, एक इस्कीमिक जिसमें खून की नस गाढ़ा थक्का बनने से बंद होती है, और दूसरा हेमरेजिक जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होने की वजह से उसमें ब्लीडिंग हो जाता है। ज्यादातर केसेस जो देखे गए हैं आज तक वो खून के गाढ़ा होने से जो थक्का बन जाता है उससे होता है, उसको हम लोग इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। थ्रोम्बोटिक और एथेरोस्क्लेरोटिक, थ्रोम्बोटिक में आपकी बहुत बड़ी नस बंद हो सकती है, एम्बोलिक जो हार्ट से निकल के छोटा सा क्लॉट जाके बंद कर सकता है। ये जो पेशेंट्स होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं, पेशेंट को लगता है मैं 5 सेकंड के लिए हुआ था लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ। वो एक तरह से वार्निंग साइन होता है, जैसे हार्ट अटैक में दर्द होता है उसी तरह से ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक में आपको ये एक फिनोमिना होता है कि आपको वार्निंग साइन है कि एक बार ऐसा हुआ है तो दोबारा बड़ा स्ट्रोक हो सकता है। हेमरेज में दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हो सकता है किसी भी तरह से। अगर देखा जाए जो 80% इस्कीमिक है उसमें से जो बड़ी बड़ी नसें हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मिडल सेरेब्रल, उसमें 50% इन्वॉल्वमेंट, छोटे छोटे स्ट्रोक बाकी के 40 से 50% में होता है। हम इनको कैसे डायग्नोस करते हैं? जब आप पेशेंट इस तरह की कंप्लेन लेके आता है तो हम साथ में एग्जामिनेशन करने के साथ में उसका सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी और डॉपलर करके देखते हैं कि किस तरह की नसें बंद है, कितना बड़ा उसके अंदर स्ट्रोक हुआ है, ये क्या हेमरेजिक है या इस्कीमिक है, खून की नस फटने से हुआ है या खून की नस बंद होने से हुआ है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ये सीटी स्कैन होता है जो हम करते हैं मरीज आते ही। इसमें मैं ये इतना बताना चाहूंगा कि ये जो काला पार्ट है ये डैमेज पार्ट है, ये स्ट्रोक है, इसको ये खून की नस बंद हुई है, खून की नस बंद होने पे सफेद सफेद आने लग जाता है व्हाइट, इसको हम एमसीए डेंस साइन कहते हैं। फिर हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं तो एंजियोग्राफी पे आप देख सकते हैं कि इधर की नस पूरी भर रही है पर इधर की नस बंद हो गई, इसी को इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। ये पेशेंट अगर समय पे आते हैं तो इसको हम इंटरवेंशन से पूरी नस को खोल सकते हैं, जैसे कि हार्ट में एंजियोप्लास्टी की जाती है, हम यहाँ पे थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं, हम इसी नस के अंदर जाके अच्छे से और यहाँ से क्लॉट निकाल देते हैं तो पेशेंट की रिकवरी बहुत ही अच्छी होती है। ये क्यों काम करता है आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जब ब्रेन का पार्ट डैमेज होने लगता है तो वो सेंटर से पेरिफेरल की तरफ जाता है, पहले बीच का पार्ट होता है फिर बाहर का पार्ट। जो बाहर का पार्ट होता है वो अभी भी सर्वाइवल होता है, अगर इस ब्लड क्लॉट को निकाल दिया जाए तो हम इस पार्ट को बचा सकते हैं और इस पार्ट को बचाने से पेशेंट में अच्छी रिकवरी हो जाती है। ये लाइन सभी ने सुनी होगी स्ट्रोक में, टाइम इज ब्रेन, बिकॉज ब्रेन में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दिखाई देती है, हार्ट में पेशेंट का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए ब्रेन में छोटा सा भी स्ट्रोक होता है तो पेशेंट को कुछ ना कुछ कमजोरी आती है और उसका ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कि उसे किस तरह का। हम मेडिकल भी करते हैं, न्यूरो इंटरवेंशन भी करते हैं और सर्जिकल भी करते हैं। मेडिकल में अगर पेशेंट हमारे पास आता है और लार्ज वेसल होता है तो हम, ये स्मॉल वेसल होता है और हेमरेज नहीं होता है इस्कीमिक, तो हम उसे
अल्टीप्लेज, आर्टिप्लेज और टीनेक्टिप्लेज नाम की दवा से इसको थ्रोम्बोलिसिस करता है। ये विंडो केवल 4.5 घंटे तक यानी 4.5 घंटे तक ही रहती है, क्योंकि इसके बाद करने से ब्रेन में ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। अगर पेशेंट बहुत ही लेट आता है तो केवल एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, ब्रिलिंटा यही मेडिसिन दी जाती है। फिर ब्लड में जो प्लाक बनता है उस प्लाक को कम करने के लिए स्टेटिन, एटोरवा, रोजुवास्टेटिन देते हैं, हेपेरिन्स देते हैं और फिजियोथेरेपी हम अलाउ करते हैं। ये तब की बात है जब पेशेंट्स को बहुत टाइम हो गया और बहुत लेट प्रेजेंट किया, जब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक पार्ट है जो हम करते हैं और ये बहुत ही एडवांस चीज है। ये 2015 के बाद में बहुत ज्यादा से पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई है। इसको बोलते हैं एंडोवास्कुलर मैकेनिकल थ्रोम्बोटॉमी और इंट्राक्रेनियल एंजियोप्लास्टी और स्टेंट। इसमें क्या होता है कि कैथलैब होती है, ये एक्सरे मशीन होती है जिसमें हम लोग पेशेंट को इसमें लेटा के और एक्सरे में देखते हुए उसकी नसों में जाके उसका इलाज बिना खोपड़ी खुल के करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, माना कि एक क्लॉट है, इस क्लॉट की वजह से इस खून की सप्लाई पूरी बंद हो गई है। हम इसी नस में अंदर जाते हैं और इस नस में जाते हुए हम इस क्लॉट को धीरे 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 पुल आउट कर लेते हैं। जब ये पुल आउट हो जाता है तो पूरी नस खुल जाती है और ब्रेन के पार्ट को ब्लड सर्कुलेशन फिर से मिलने लगता है और ब्रेन सर्वाइवल में रह जाता है। ऐसे ही कभी कभी नीचे की नस पूरी बंद हो जाती है जिसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, उसमें हम बलून एंजियोप्लास्टी करके स्टेंटिंग कर सकते हैं। मैं आपको जो 15 जनवरी से 15 अप्रैल तक 3 महीने में केसेस हुए हैं वो बता रहा हूँ। पहले ये एक 45 साल के जेंटलमैन थे जिनको सडन वीकनेस हुआ था लेफ्ट साइड का। ये शादी अटेंड करने आए थे और इनको सुबह 7 बजे स्ट्रोक हुआ था। वो हमारे पास 1:30 बजे तक आए। 6.5 घंटे में हमने इनका एमआरआई किया। एमआरआई में ये व्हाइट पार्ट आप देख रहे हैं इतना डैमेज हो गया, लेकिन अभी भी ये पार्ट इतना बचा हुआ है। हमने देखा यहाँ पे नस बंद है। हमने तुरंत इनको समझाया और हमने इनका डीएसए यानी एंजियोग्राफी किया दिमाग का। तो ये देखा कि यहाँ पे नस पूरी बंद है। इस नस को अगर हम खोल देंगे तो ये पूरा का पूरा जो ब्रेन है, जो अभी भर नहीं रहा है, ये काला काला सारा ब्लड है। तो ये इस ब्रेन को बचाने के लिए हमने इस पेशेंट को थ्रोम्बेक्टोमी के लिए लिया। आप देख सकते हैं कि ये कट ऑफ था, बाद में पूरा का पूरा ब्रेन में ब्लड सप्लाई आ गया और हमने ये स्टेंट रिट्रीवर होता है, इस स्टेंट के थ्रू अंदर से जाके ये क्लॉट निकाला। और आप मानेंगे नहीं, ये पेशेंट चल के गया, दोनों हाथ पैर उठाए और आज भी फॉलोअप पे आता है, बहुत खुश है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो पूरा का पूरा ये ब्रेन डैमेज होता और जीवन भर वो पैरालाइज रहते और किसी पे डिपेंडेंट रहते। आज वो खुद अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो किसी इलेक्ट्रिकल कंपनी में इंजीनियर का काम करते हैं। दूसरा केस बताता हूँ जो 3.5 घंटे में हमारे पास आया था। इनको राइट साइडेड वीकनेस हुई थी और ये 2 बजे से 5:30 बजे पे आया। हमने सीटी स्कैन किया कि देखें कि इसके अंदर ब्लीडिंग है या इस्कीमिक है। देखा तो ब्लड नहीं था, इस्कीमिक माना। एंजियोग्राफी किया, एंजियोग्राफी पे फिर से कट ऑफ मिला। फिर हमने इनको फिर से समझाया ऐसे ही और हमने पूरी नस को खोला। इसमें से इतना बड़ा क्लॉट हमें मिला। ये पेशेंट भी बहुत ही अच्छी तरह से रिकवर हुए और आज अपना पूरा जीवन सही से कर रहे हैं। ये एक इंटरेस्टेड केस है जिसमें एक डॉक्टर की मदर है, शी इज ए प्रिंसिपल ऑल्सो, और she is retired principal from a government college in Jaipur, and 65-year-old lady. She sudden wake up at she had a wake up stroke at 7:30 a.m. on Sunday morning. They called us and we examined her and we found that he has a stroke. She has a stroke. This part has infarction, this white, and आप देख सकते हैं इधर की पूरी नस भर रही है और यहाँ की पूरी नस गायब है यहाँ से। तो इसमें इतना बड़ा ब्लॉकेज था। हमने इनको समझाया कि बहुत कम चांसेस है पर हम रिस्क ले सकते हैं, अगर हमने ये खोल दिया तो वो ठीक हो जाएंगे। और भगवान के आशीर्वाद से और हमारी मेहनत से ये देखिए पूरी पूरी नस बंद है, यहाँ से हम कोई फ्लो नहीं जा रहा। हमने पूरा क्लॉट, इतना सारा क्लॉट इसमें से निकाला, यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी नस खोल दी। और आप देख सकते हैं इस पेशेंट की रिकवरी, दोनों हाथ उठा रही हैं, चल के आई थी, खुद बैठी हुई हैं। इतनी शानदार रिकवरी 65 ईयर में, बहुत अच्छी। आप इटर्नल हॉस्पिटल के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं इनका वीडियो कि ये बताएंगे कि कैसे इनकी हिस्ट्री। चौथा केस मैं आपको बताऊंगा जो 16 घंटे के बाद आया। ऐसा नहीं है कि 6 घंटे में ही है, कभी कभी 16 और 24 घंटे तक भी केस होते हैं, डिपेंड करता है कितनी बड़ी नस बंद हुई है। ये लेडी कोटा से आई थी, पहले अजमेर में एडमिट हुई, फिर यहाँ पे आई। हमने इनको एमआरआई किया। एमआरआई में हमने देखा कि यहाँ पे ये स्ट्रोक हो रहा है, वाइट पूरा। हमने इनको समझाया कि आपकी नस में यहाँ पे ब्लॉकेज है। हम ट्राई करते हैं, 60 to 70% चांसेस है कि हम खोल पाए, लेकिन आप बहुत लेट आए हैं। फिर हमने कोशिश किया, आप देख सकते हैं पूरी नस बंद। हमने 3-4 पास लिए, हम फेल हुए। फिर हमने इस पे एंजियोप्लास्टी किया, स्टेंट ट्यूबर से क्लॉट निकाला और पूरी की पूरी नस खोल दी। और आप देखेंगे ये पूरी
बोलने में असमर्थ थी, हाथ नहीं उठा रही थी, और पोस्ट प्रोसीजर आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे के बाद में इन्होंने अपना राइट हैंड उठाना चालू किया और मेरी सारी बातें समझना चालू। आज ये फॉलोअप पे आती है, बहुत खुश है। इसमें हमने आपको ये दिखाने के लिए कि ये पूरी नस बंद थी और इसको खोल सकते हैं। ये चीजें दवाइयों से कम चांसेस है, लेकिन दवाइयां इसमें हेल्प करती हैं अगर समय पे आए। दवाई के साथ साथ अगर इंटरवेंशन में भी किया जाए तो पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। ये कैरोटिड स्टेंटिंग होती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये प्लाक होता है, इसकी वजह से ब्लड पूरा नहीं पहुंचता है। स्टेंटिंग के बाद में होता है तो ये पेशेंट फिर से स्ट्रोक नहीं डेवलप करता। अब मैं आपको हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में बताता हूँ। जब ब्रेन हेमरेज होता है, ब्लड की नस फट जाती है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों में ट्रीटमेंट अलग है। जब नस फट जाती है तो अलग ट्रीटमेंट करते हैं, जब नस बंद हो जाती है तो अलग ट्रीटमेंट। अब इसमें डिपेंड करता है कितना बड़ा ब्रेन हेमरेज है, छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, किस जगह पे हुआ है, या सब अरेक्नोइड हेमरेज। ज्यादातर जो ब्रेन हेमरेज होता है वो ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से होता है 60%। इसलिए सभी पेशेंट्स को अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयां चालू रखनी चाहिए, कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, और उसे फॉलोअप रखना चाहिए। अमाइलॉइड और एवीएम और ऐसे ये अलग कॉजेज है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये सफेद सफेद जो पार्ट है ये ब्रेन हेमरेज का पार्ट होता है। ये दिमाग के अंदर ब्रेन हेमरेज हुआ है। ये आप देख सकते हैं ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं जिन्हें पानी की थैली कहते हैं, उसके अंदर हुआ है। ये पीछे के भाग में छोटा दिमाग जिसे सेरिबेलम कहते हैं उसमें, और ये सब अरेक्नोइड हेमरेज है जो एन्युलम फटने से होता है। ये चारों ही बहुत ही डेंजरस बीमारियां हैं। अगर ये होती है तो इनकी रिकवरी में चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर समय पे इलाज किया जाए, सही जगह पे किया जाए, तो चांसेस अच्छे हो सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बताया जैसे कि ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, तो हम सबसे पहला काम उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल का करते हैं। अगर बहुत ज्यादा ब्रेन हेमरेज होता है तो फिर हम उनको सब चाहते हैं कि आपका हम ब्रेन हेमरेज निकाल सकते हैं, उनमें डीकम्प्रेशन कर सकते हैं, हम कॉइलिंग कर सकते हैं, क्लिपिंग कर सकते हैं, या एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ये इतने सारे इंटरवेंशन हम कर सकते हैं, बलून असिस्टेड, सिंपल, स्टेंट असिस्टेड, या सर्जिकल क्लिपिंग। मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। ये हम नस के चारों अंदर जाके बिना खोपड़ी खोल के अंदर से ही एंडोवास्कुलर तरीके से एक बलून डालते हैं और फिर ये कॉइल्स डालते हैं। कभी जरूरत पड़ती है जब नेक बड़ा होता है तो स्टेंट डाल के कॉइलिंग करते हैं। नीचे से छोटे छोटे कैथेटर लेके जाते हैं और एक कॉइलिंग करते हैं। ये पेशेंट्स को कॉइलिंग करने से फायदा ये होता है कि इनकी एक तो पोस्ट ऑप रिकवरी बहुत अच्छी होती है, दूसरी चीज कि इनके अंदर जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, उससे उनकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। न्यूरो इंटरवेंशन जो हमने सब अरेक्नोइड हेमरेज में यहाँ पे किए हैं लास्ट 3 मंथ में मैं शेयर करता हूँ। ये 53 और लेडी थी, इनको सब अरेक्नोइड हेमरेज था और ये हमारे पास आई। आप देख सकते हैं कि ये ब्लड का ब्रेन हेमरेज है जो काला काला यहाँ दिखाई दे रहा है, और ये सफेद सफेद। फिर इसके बाद में हमने इनका एंजियोग्राफी किया। आप देख सकते हैं एक और एक दो एनोरिज्म इसमें है। इनको हम पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और एंटीरियर कॉरिडोरल एनोरिज्म्स कहते हैं। ये एनोरिज्म फटे हुए हैं, रप्चर्ड है। क्यों जरूरी है इनको ट्रीट करना? बिकॉज अगर ये दोबारा से फटेंगे तो 50% से 70% चांसेस जान जाने का रहता है, क्योंकि ब्रेन एक प्रेशर कुकर की तरह होता है। इसमें बाहर से अगर ब्लड आता है नस फटने से तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है, इसकी वजह से जान भी जाती है। सच मानिए, स्टडीज कहती हैं कि 30 से 40% मरीज ऑन द स्पॉट मर जाते, केवल भाग्यशाली 60% मरीज ही हॉस्पिटल तक पहुंच पाते हैं। फिर इनका ट्रीटमेंट हम करते हैं। जैसे हमने इसमें कॉइलिंग किया, ये कॉइल्स हैं, आप देख सकते हैं। पहले इसमें एनोरिज्म दिख रहे हैं, बाद में कॉइलिंग करने के बाद एनोरिज्म को सिक्योर कर लिया है और सारी नसें खुली हुई है। ये सब डीएसए के थ्रू हम बिना खोपड़ी खोल के करते हैं, कैथ लैब में ले जाके। आपको प्री और पोस्ट बताता हूँ, ये पहले का है और ये बाद का। ये पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है अच्छी तरह से, 7वें दिन हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया। शी इज अलाइव। बलून असिस्टेड कॉइलिंग, 52 ईयर लेडी थी, ये ड्राउजी थी, इनकी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं थी, हेडेक था। हमने इनका एंजियोग्राफी किया तो इतना बड़ा एनोरिज्म था, यहाँ से ये फट गया था, इसकी वजह से ब्लीडिंग थी। हमने इसको समझाया आपके अंदर कॉइलिंग भी कर सकते हैं, क्लिपिंग भी कर सकते हैं। तो इन्होंने हमसे बोला कि आप हम कॉइलिंग कर दीजिए। हमने इसके अंदर बलून रख के और कॉइल डाल दी। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनोरिज्म दिखाई दे रहा है और ये एनोरिज्म पूरा का पूरा सिक्योर कर लिया गया। इसका फायदा ये हुआ कि इस मरीज का दोबारा एनोरिज्म फटने से जो जान जाने का खतरा है वो 0% होता है और इसकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं। इसको बलून असिस्टेड कॉइलिंग कहते हैं। ऐसे ही सिमिलर केस है ये, इसमें इनको ये एकॉम एनोरिज्म था, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग एनोरिज्म, ये सब बड़े बड़े एनोरिज्म है। इनको ट्रीट करना काफी डिफिकल्ट होता है और यहाँ से फट गया था। इसको हमने अंदर जाके कॉइल किया और इस कॉइलिंग करने के बाद में ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एनोरिज्म सिक्योर कर लिया गया है।
इस एनेरिज्म को सिक्योर करने के बाद इस पेशेंट की रिकवरी थी। अनफॉर्चुनेटली कल ही ये पेशेंट फॉलोअप पे आए थे, अपने दोनों हाथ उठा रहे हैं, अपने दोनों पैर, और बहुत बहुत अच्छा फील कर। ये प्री एंड पोस्ट आप देख सकते हैं, एनेरिज्म पूरा, कोई भी खोपड़ी नहीं खोला, कुछ नहीं किया, केवल एक छोटा प्रोसीजर होता है, हालांकि मेजर ऑपरेशन जैसा ये बेहोशी में करते हैं, पर रिकवरी अच्छी थी ये पेशेंट की। ऐसे ही जब कभी बलून का साइज बहुत बड़ा होता है तो हम स्टेंट हमें डालना पड़ता है, स्टेंट डाल के हम उसे ट्रीट करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, ये सीन इसलिए दिखाया है कि बहुत ही डिफिकल्ट भी होता है कि हमें ब्रेन में, क्योंकि हमें जांग की नस से ब्रेन के अंदर पहुंचना है, एक बहुत बड़ा रास्ता तय करना होता है। कभी कभी टेढ़ी मेढ़ी नसें होती हैं तो हम पहुंचने में भी काफी डिफिकल्टी करते हैं। फिर हम उसमें टेक्निकली देखते हैं, और ये छोटा सा गुब्बारा यहाँ पे एनेरिज्म जो फट गया था, हमने यहाँ पे कॉइल डाला और ये स्टेंट के मार्कर से जो हमने डाला, इसमें स्टेंट डालना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप देख सकते हैं गुब्बारे ने 360 में से 280 डिग्री में इन्वॉल्वमेंट कर रखा है, तो हम कॉइल डालते तो नस बंद हो जाती। तो नस को भी बचाना है और कॉइल भी डालना है, यही काम इंटरवेंशन लोग करते हैं। कॉइल स्टैंड डालते हैं और उसका सपोर्ट लेते हुए आप देख सकते हैं एनेरिज्म के साथ में कॉइल भरता हुआ, फिर इसमें कॉइलिंग के बाद में भी ये आर्टरी पूरी भर रही है, यानी हमने नस को भी बचा लिया और पेशेंट को भी। ऐसे ही 62 ईयर जेंटलमैन आए थे जो भी राइट टेम्पोरल ब्लीड के साथ थे। इस केस में इंपॉर्टेंट बात थी, इनको जो ब्लीड हुआ था वो 2016 में हुआ था, अभी जाके उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आने लगे। वो कई बार 3-4 डॉक्टरों को भी दिखाया, समझ में नहीं आया क्या करना है, फिर भी सही नहीं हुए, फिर हमारे पास आए, हमने उनका सीटी स्कैन फिर से किया, देखा तो पुराना ब्लीड पड़ा हुआ है, लेकिन ये ब्लीड नस बंद होने से हुआ है, हमने ऐसा सस्पेक्ट किया। और यहाँ पे हमने देखा कुछ कुछ नसें यहाँ पे फूली हुई हैं और ये नस भी बंद है। हमने सोचा कि ये कुछ और तो नहीं है, ये ब्लीड सिंपल नहीं है, इसमें ड्यूरल एवी फिस्टुला हमने बनाया और ये एंजियोग्राफी करके ड्यूरल एवी फिस्टुला माना। इस पे प्रेशर बढ़ने से दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ा हुआ था, जिससे उनको सर में दर्द और बिहेवियरल चेंजेस हो रहे। ये ऑपरेशन से ट्रीट करने वाला केस नहीं है, इसमें ओपन सर्जरी नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी नसें जाके इस गुब्बारे को भर रही है, नस को भर रही है, और फिर नसें फट जाती है। इसको ड्यूरल एवी फिस्टुला कहते हैं, बहुत ही बेकार बीमारी होती है, लेकिन इस एंडोवास्कुलर इंटरवेंशन से इसे ट्रीट किया जा सकता है। आपको हम बताते हैं कि हमने क्या किया। हमने इसके अंदर छोटी छोटी नसों से जाके दवाई डाली, जिसको हम ऑनिक्स कहते हैं। ऑनिक्स, ये ऑनिक्स है, जो पहले कॉन्ट्रास्ट था उससे पूरा का पूरा वैसा ही बंद कर दिया। और आप देख सकते हैं पहले में ये पूरा भर रहा था और बाद में ये पूरा गायब। ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है, इसका मेरे पास 2 से ढाई महीने का पूरा फॉलोअप है। ये बिहेवियरली बिल्कुल ठीक है और ही इज एब्सोल्युटली फाइन। तो ये तो केसेस से क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात होती है कि हमें उसे वहीं पे रोक देना चाहिए, जिससे स्ट्रोक ही ना हो, ये ब्रेन अटैक ही ना हो। आपकी एज बढ़ती है तो आपको अपने योगा करना चाहिए, अपने आप को पूरी तरह से ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहिए, एल्कोहल और तंबाकू और स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, फैट कम लेना चाहिए, सोडियम कम लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए और रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस कोविड एरा में ये सारी चीजें अच्छी होने के साथ साथ ये बीमारी जो कोविड है, इस कोरोना वायरस से स्टडीज कहती हैं कि 36% यानी 36% केसेस में न्यूरोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट आया है, जिसमें किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, किसी को स्ट्रोक होता है, किसी को बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, इस तरह से होती है। तो जो स्ट्रोक का पार्ट है उसमें काफी नसों, क्योंकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से क्या होता है कि खून गाढ़ा होने की संभावना रहती है, वो नसों को बंद कर देता है। जान जाने का खतरा भी इसी से कि जब हमारी पल्मोनरी आर्टरी, जो अपने फेफड़े की सबसे बड़ी नस है, वो बंद हो जाती है, उसकी वजह से सांस की तकलीफ बढ़ती है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो अगर हम समय पे इसे पहचाने और इसको ठीक करें तो पेशेंट की लाइफ भी बचाई जा सकती है। हम यहाँ पे पूरी सावधानी बरतते हुए, पीपीई किट पहनते हुए, उनका कोरोना टेस्ट भी भेजते हैं और ट्रीटमेंट भी करते हैं। अलग से हमने यहाँ पे इमरजेंसी में पूरा एक कोविड ईआर बना रखा है, आइसोलेशन वार्ड भी बना रखा है जो 5th फ्लोर पे है, जहां से इससे फायदा यह है कि जो नॉर्मल पेशेंट है उनको कोरोना का इन्फेक्शन ना लगे और कोरोना वाले पेशेंट है वो भी अपना इलाज करा पाए। ठीक है, ये हमारा प्रोटोकॉल है जो हम यहाँ पे करते हैं। अगर मरीज स्ट्रोक के साथ 24 घंटे तक आता है तो हम उसका एमआरआई या सीटी स्कैन करते हैं। हेमरेज होता है तो जैसे मैंने बताया बीपी मॉनिटरिंग करते हैं और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कितना बड़ा हेमरेज है, उसको कॉइलिंग की जरूरत है, क्लिपिंग की जरूरत है, या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके ही ठीक हो सकता है। अगर हेमरेज नहीं है, जो 80% में होता है, अगर बड़ा नस बंद होता है तो हम 6 से 24 घंटे में, अगर 6 घंटे में आता है तो तुरंत ही ले लेते हैं। बाकी फिर हम एमआरआई और परफ्यूजन करके देखते हैं और उसे वहां से कॉइलिंग, उसका थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं।
और 4.5 घंटे तक आता है तो हम थ्रोम्बोलिसिस करते हैं टीनेक्टिप्लेज से अल्टीप्लेज। तो मेरा ये कहना है स्ट्रोक के लिए कि सब लोगों को स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से खून की नसों पे काफी दबाव पड़ता है, उनकी नसों के अंदर थक्का बन सकता है, प्लाक बन सकता है, क्योंकि वो ब्रेन की स्ट्रेस बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको हेल्थी ब्रेन रखना है, इसके लिए आपको योगा करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। ये आपका एटलीस्ट 50% तक रिड्यूस कर देता है, क्योंकि रेगुलेटेड लाइफस्टाइल और कंट्रोलिंग रिस्क फैक्टर विल ऑलवेज बेटर देन द स्ट्रोक। और अगर किसी को स्ट्रोक हो भी गया तो आपको पहचानना है कि स्ट्रोक है। जैसे किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, किसी को बोलने में तकलीफ है, किसी की जबान लड़खड़ा गई है, किसी का हाथ रह गया है, तो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, चाहे वो फिर से ठीक हो गया हो, क्योंकि वो TIA हो सकता है। TIA का मतलब है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। एक छोटा सा वार्निंग साइन होता है कि छोटी सी नस बंद हुई और फिर खुल गई। बॉडी में 25% चांसेस होते हैं कि वो अपने आप खुल भी जाती है, पर होने के बाद अगर आप चेकअप कराएंगे, डॉपलर करके देखेंगे, CT स्कैन, एंजियोग्राफी, हाँ भाई सारी नसें ठीक है, तो बैलेंस लाइफ में फिर आगे रोक सकते हैं। डिटरमाइन करना है कि कब से टाइम ऑनसेट, क्योंकि अगर 24 घंटे से ज्यादा का स्ट्रोक होता है तो चांसेस कम है कि उसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ब्रेन का पार्ट डैमेज हो चुका होता है। और जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए, जिसमें सब तरह की सुविधाएं हैं, जहाँ पे हम स्टेंटिंग भी कर सकें, एंडोवास्कुलर भी कर सकें, सर्जरी भी कर सकें। और उस हॉस्पिटल को पहले से इंफॉर्मेशन देने से वो हॉस्पिटल आपके लिए पहले से बेड अरेंज करके रखता है, जिससे कि आप हॉस्पिटल आते हैं तो वो टाइम वेस्टेज ना हो, आपको आते ही स्ट्रोक प्रोटोकॉल में डाल के और स्ट्रोक के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाए। क्योंकि एक मिनट में 2 मिलियन यानी 20 लाख न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं, उनको बचाना चाहिए। जो रिसेंट ट्रायल्स आए हैं वो बताते हैं कि 24 घंटे तक कर सकते हैं इन सेलेक्टेड केसेस में दिस इंटरवेंशंस। पहले 6 से 8 घंटे तक ही करते थे, अब MRI और परफ्यूजन की सुविधाएं होती है, उनसे हम पता कर सकते हैं। अगर किसी को सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है तो वो भी करते हैं, एंडोवास्कुलर सर्जिकल क्लिपिंग भी करते हैं एन्यूरिज्म्स में, और एम्बोलाइजेशन और एक्सिजन ऑफ AVM भी करते हैं। एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज डालते हैं अगर किसी के अंदर पानी की थैली में ज्यादा आ जाता है। और दवाइयों में एंटीप्लेटलेट, एंटीकोगुलेशन दवाइयां ज्यादातर देते हैं जब फॉलो पे पेशेंट रहता है, जिससे कि सेकेंडरी प्रिवेंशन को रोका जाए। धन्यवाद। अब थैंक यू डॉक्टर मदन मोहन सर फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, आपने बहुत धीरे धीरे हर स्टेप्स बताए और हमको ये पता लगा, मतलब काफी सारी चीजें सीखने को मिली। लेकिन इसमें टाइम बहुत जरूरी है कि जितना जल्दी आपको पता लगता है स्ट्रोक के लिए, आपको डाउट है आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। अगर आप हॉस्पिटल जल्दी पहुंचते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे प्रोसीजर्स हो सकते हैं जिससे पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स भी आपने बताए जिसमें पेशेंट्स की रिकवरी बहुत ही अच्छी थी। और जो स्ट्रोक की बीमारी ऐसी है कि अगर पेशेंट रिकवर नहीं हुआ तो वो तो प्रॉब्लम में है ही, उसकी पूरी फैमिली जो है वो प्रॉब्लम में रहती है। ये सबसे बड़ी बात है। तो सर हम लोग थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, आप एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इटर्नल हॉस्पिटल है, आपकी न्यूरो डिपार्टमेंट की टीम की स्ट्रेंथ क्या है और जिससे पेशेंट को क्या क्या फायदे होते हैं, और स्ट्रोक के लिए कैसा हॉस्पिटल पेशेंट्स को सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी हो। हालांकि थोड़ा सा आपने बताया बट फिर भी इसको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहिए। ठीक है, स्ट्रोक के लिए एक मल्टी डिपार्टमेंटल अप्रोच होती है, जिसे MDT कहते हैं, मल्टी डिपार्टमेंटल टीम। इसमें आपके पास न्यूरोलॉजिस्ट होने चाहिए, न्यूरो सर्जन्स होने चाहिए, न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट होने चाहिए, इंटरवेंशंस वाले होने चाहिए, वेल इक्विप्ड आपके पास कैथ लैब होनी चाहिए, CT स्कैन MRI की फैसिलिटीज होनी चाहिए, और अलग से आपके पास में इमरजेंसी में जो स्ट्रोक का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के लिए एक पैराडाइम होना चाहिए, जिससे कि सबको टाइमली पता चले कि कैसे करना है। अपने हॉस्पिटल में हम बताएं तो हमारे हॉस्पिटल में हमने एक इटर्नल हॉस्पिटल का एक प्रोटोकॉल बना रखा है। जैसे ही हॉस्पिटल में पेशेंट एंटर करता है इमरजेंसी में, उस पैराडाइम को स्टार्ट किया जाता है। पेशेंट का ब्लड सैंपल और वाइटल्स लेने के बाद उसे तुरंत ही CT स्कैन और MRI में भेजा जाता है, जिससे कि हम आगे का प्लान कर सकते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है इस्केमिक स्ट्रोक है, 4.5 घंटे से अंदर का है, हम उसे थ्रोम्बोलिसिस कर देते हैं टीनेक्टिप्लेज अल्टीप्लेज से। उसके बाद में हम उसे उसकी एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में देखते हैं कि कौन सा नस बंद है। अगर उसे थ्रोम्बेक्टोमी की जरूरत है तो हम उसे कैथ लैब में शिफ्ट करते हैं। पेशेंट को पूरी तरह से समझाया जाता है, काउंसलिंग की जाती है और उसे प्रोस और कॉन्स के बारे में भी बताया जाता है।
उसमें ये रहता है कि जितना समय आपने इतने में बचाया है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में 20 लाख न्यूरॉन डैमेज होते हैं, तो उतने समय को बचा के हम उतने न्यूरॉन्स बचाते हैं, इससे पेशेंट की रिकवरी पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। हमारे पास पूरी टीम है जिसमें हम लोग न्यूरो साइंसेस के टाइम से काम करते हैं। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें डॉक्टर सुरेश गुप्ता सर हैं, सीनियर हैं, उनको 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस है, और उनके एक्सपीरियंस के अंडर ही हम ये पहचान पाते हैं और अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र घोष यहाँ हैं जो टीम न्यूरोलॉजी में कंसल्टेंट है, और वो हमेशा साथ में रह के हम लोग टीम को देखते हैं। फिर न्यूरो सर्जरी में डॉक्टर सुशील तापड़िया सर हैं जो डायरेक्टर हैं, और अमित चक्रवर्ती सर हैं जो कि कंसल्टेंट। न्यूरो साइकेट्रिस्ट भी हमारे पास हैं, डॉक्टर कपिल जमनानी, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, और हम भी हैं जो न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट और इंटरवेंशन का काम करते हैं, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। हम एक सेलेक्टिवली ब्रांच, एक सुपर स्पेशल ब्रांच है जो बहुत ही कम जगह अवेलेबल है। इंटरवेंशन न्यूरो रेडियोलॉजी बहुत ही वेरी स्पेसिफिक ब्रांच है, और केवल 4 मेजर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में इसका डीएम होता है। तो ये ब्रांच में हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे आप टाइमली पेशेंट को आइडेंटिफाई करके उसे इंटरवेंशन कर सकते हैं, और ये सारी सुविधाएं इस हॉस्पिटल में है। और उसके बाद में हम पेशेंट को आईसीयू में ऑब्जर्व करते हैं प्रोसीजर के बाद, और फिर धीरे धीरे उसे 4-5 को डिस्चार्ज करते हैं। ये हमारा पैराडाइम। सर थैंक यू वेरी मच। सर एक सवाल और आता है कि देखिए स्ट्रोक हो गया किसी पेशेंट को, हॉस्पिटल भी आ गया, अब उसके पास में ना 2 ऑप्शन है। कई बार होता है कि उसकी सर्जरी भी हो सकती है, कई बार हो सकता है कि उसका ऐसे केस जो जल्दी आ जाते हैं हॉस्पिटल कि उनका इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी से उनका बिना सर्जरी किए उनका उपचार हो जाता है। सो बिना सर्जरी करे जो उपचार होता है पेशेंट का, उससे पेशेंट को क्या क्या फायदे हैं? अगर सर्जरी की जगह उसका न्यूरो इंटरवेंशन हो जाए तो उसके फायदे क्या क्या हैं, ये आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, इस्केमिक स्ट्रोक जो मैंने बताया, खून की नस बंद होने से, उसमें ओपन सर्जरी का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि आपकी नस बंद है, आप उसको ओपन करके खोल नहीं सकते। उसमें तो आपको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी डीएसए के थ्रू ही करना होता है। जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, उसमें अगर वो हेमरेज का साइज 30 ml से ज्यादा होता है तो उसको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो हम उसे उस तरह से बताते हैं। उसके बाद में कई कई जो सबरेक्नल हेमरेज के पेशेंट होते हैं जिनमें एनोरिज्म रप्चर होता है, उनको हम दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं। क्योंकि देखो, सर्जरी और इंटरवेंशन में डिफरेंस काफी ज्यादा है। एक तो कॉस्ट का इशू है, इंटरवेंशन एक एडवांस्ड फील्ड है इसलिए कॉस्ट ज्यादा रहती है। इसके ये तो डिसएडवांटेज है। इसका एडवांटेज ये है कि पेशेंट का ओपन नहीं होता है, कुछ भी अपनी का पार्ट नहीं खोला जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता। जैसे एंजियोप्लास्टी हार्ट की करते हैं, ऐसे ही अंदर नस के थ्रू करते हैं। उसमें जब अगर पेशेंट का प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब कुछ अच्छा है, तो पेशेंट का जो पोस्ट प्रोसेस रिकवरी है वो वेरी वेरी फास्ट होता है। लेकिन अगर किसी की सर्जरी होती है, तो सर्जरी में जो ओपन करके वो लोग करते हैं, उसके बाद में उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है या पोस्ट प्रोसेस इन्फेक्शन होता है, तो उसकी रिकवरी डिले हो सकती है। अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि एन्युरिज्म के लिए आपको कॉइलिंग करना या सर्जरी करनी है। ये ऐसा कोई भी स्टडी नहीं है, दोनों रिजल्ट सिमिलर है। पर हम लोग एज देख के, उसका पेशेंट का आउटकम देख के, पेशेंट का ब्रेन हेमरेज का टाइप देख के उसे एडवाइस करते हैं। पेशेंट ऑप्ट करता है कि उसे क्या कराना है। जनरली वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, यूएस, यूके और इंडिया, हर कोई आदमी बिना ओपन किए सर्जरी, बिना ओपन किए इंटरवेंशन कराना चाहता है। जब कभी हमें लगता है कि इंटरवेंशन नहीं कर सकते, तब हम उन्हें 100% सर्जरी के लिए भेज देते हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल में आने के बाद पेशेंट को सारे ऑप्शंस बताए जाते हैं जो कि इंटरनेशनल गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, ये बहुत अच्छी जानकारी बताई। और जैसा आपने बताया कि न्यूरो इंटरवेंशन में जो डीएम फैसिलिटी है वो पूरे इंडिया में ही लिमिटेड जगह है। जी राजस्थान में तो हम लोग श्योर नहीं है कि किसी और हॉस्पिटल में है कि नहीं है। सो आप राजस्थान के लिए भी एक बड़ी गर्व की बात है कि आप जैसे डॉक्टर राजस्थान में अवेलेबल हैं, और बड़ी गर्व की बात साथ में ये भी है कि आप इटर्नल हॉस्पिटल में हैं। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा सर यहाँ पे, इससे पहले डीएम आपने किया न्यूरो इंटरवेंशन में, उससे पहले आपने एमडी रेडियो डायग्नोसिस भी किया। तो एमडी रेडियो डायग्नोसिस मतलब आप रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, उसको करने से आपको कुछ फायदा होता है न्यूरो इंटरवेंशन करने में? जी, जैसे मैंने पूरे सारे केसेस आपको दिखाए, सारे केसेस में आपने अगर रियलाइज किया हो तो हमें इमेजिंग पहले करना पड़ता है, सीटी स्कैन या एमआरआई, और हमें क्लिनिकल भी देखना पड़ता है। सीटी स्कैन और एमआरआई पढ़ने की और पहचानने की जो एक रेडियोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग होती है, वो 3 इयर्स हम पहले ही ले चुके हैं। इन 3 इयर्स में हम उसको बेटर इंटरप्रेट करते हैं, जिसको क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल हम कोरिलेशन कर पाते हैं, क्योंकि हमारा रेडियोलॉजी भी अच्छा हो जाता है। 3 इयर्स की ट्रेनिंग में हमने इंटरवेंशन में क्लिनिकल भी सीखा है। तो दोनों से मिला के हम पेशेंट को बहुत बेटर आउटकम दे सकते हैं अगर हम रेडियोलॉजिस्ट हैं। अगर हम रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो हमारी उतनी
जो सीटी स्कैन और एमआरआई को पकड़ने की और पढ़ने की जो कैपेसिटी है और जो इंटेलेक्ट है उसमें डिफरेंस रहता है। इसलिए एक रेडियोलॉजिस्ट का इंटरवेंशन करना, क्योंकि जो भी इंटरवेंशन किए जाते हैं वो एक्सरे मशीन में किए जाते हैं, और एक्सरे मशीन में जो हम करते हैं वो सारी इमेजेस है, तो एक इमेजियोलॉजिस्ट मींस रेडियोलॉजिस्ट उसको बेटर इंटरप्रेट कर सकता है, ये मेरा मानना है। मतलब सर ये तो ऐसा हुआ कि आप कोई चीज देख भी रहे हैं, एकदम से आपको दिख रही है और उसका साथ में प्रोसीजर भी कर रहे हैं, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो कई गुना बढ़ जाती है। यस, दैट्स पॉइंट, या आई वांट टू से और इसी वजह से पेशेंट्स की रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि सर्जरी उसकी करनी नहीं पड़ी है, ब्रेन उसको ओपन नहीं किया है, इन्फेक्शन के कोई रेट्स नहीं, इन्फेक्शन की चांसेस काफी कम है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सो थैंक यू वेरी मच सर। मैं अब बाकी पार्टिसिपेंट्स को ऑप्शन दे रहा हूँ, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपने डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप जो भी पार्टिसिपेंट हैं सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और डॉक्टर मदन मोहन से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ आपके मन में है तो। आपको अपनी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में नीचे अनम्यूट करने का ऑप्शन है, वहां से आप अपने आप को अनम्यूट करके डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरी आवाज सुन पाते? नमस्कार, मैं संजीव नेहरा, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब कि आपने बहुत अच्छी हमें बातें बताई इसके बारे में, और हम एसोसिएशन के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़ा आज सैटरडे की वजह से हम थोड़ा हमारे लोगों को हम जोड़ नहीं पाए, उसके लिए हम माफी चाहेंगे आपसे। नेक्स्ट टाइम और अच्छे हम इसको करेंगे। और सबसे पहले मैं सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब स्ट्रोक आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए उस मौके पे, उस स्थिति में? क्योंकि उस समय पारिवारिक होता है या सामाजिक होता है या कोई बहुत अच्छा फ्रेंड होता है, तो उस समय दिमाग जो वो काम करना बंद कर देता है कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट तो क्या करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि स्ट्रोक होने के बाद सबसे पहले आपको अपने नजदीकी अस्पताल में जाना चाहिए, जहाँ पे, और अगर हो सके तो उस नजदीकी अस्पताल में जाना चाहिए जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। अगर नहीं है, बहुत दूर है, तो एटलीस्ट आप प्राइमरी केयर के लिए आप अपने नजदीकी अस्पताल में जाके ब्लड प्रेशर कंट्रोल की दवाई ले सकते हैं, या ये पता कर सकते हैं कि ये सच में स्ट्रोक है। फिर अगर वो वहां पे नहीं हो रहा है तो तुरंत अपनी व्यवस्था कीजिए कि आप उस जगह पे जा सकें या रेफर कर सकें जहाँ पे ट्रीटमेंट हो, क्योंकि घर पे आपको इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको इमरजेंसी को कॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रिकॉग्नाइज नहीं, बस इतना ही पता कर पाएंगे कि भाई ये स्ट्रोक है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सारी दवाइयां जो हैं वो पूरे पैरामीटर्स देखने के बाद, इमेजिंग करने के बाद ही दी जाती है, घर पे कोई दवाई नहीं दे सकती। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको दोबारा डॉक्टर साहब आपको आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से हमें सीकर जिला केमिस्ट को, पूरे परिवार को, केमिस्ट समाज को जुड़ने का मौका हमें ECHS इंटरनल हॉस्पिटल से मिला है। और विशेष सुविधाओं के लिए आपकी तरफ से जो हमें ऑफर डिस्काउंट दिया गया है उसके लिए भी मैं आपकी पूरी टीम को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर। सीकर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से आज हम लोग ये वेबिनार कर पाए हैं, तो आपका इटर्नल परिवार की तरफ से हम लोग धन्यवाद व्यक्त करते हैं। वी आर हाईली obliged that you have spared your precious time for this video conference। और संजीव मेहरा साहब जो हैं और मिस्टर मनीष शर्मा साहब हैं, आपको मैं ये जो आज की वेबिनार है इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया है। मेरे जो कलीग हैं विक्रांत, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये वेबिनार का लिंक भेजें, ताकि ऐसे लोग जो हमारे साथ में आज नहीं जुड़ पाए हैं वो अपने मोबाइल पे बाद में देख सकें। क्योंकि जैसा सर ने बताया कि कितने पेशेंट्स हैं जिनको पता नहीं है पहले कि स्ट्रोक हुआ है, फिर वो टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। अगर हॉस्पिटल पहुंचे भी हैं तो उनको नहीं पता है कि कौन से हॉस्पिटल जाना है, क्या सेटअप होना चाहिए वहां पे, और फिर उसके बाद में ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो सब लोगों को पता होना चाहिए, ताकि हम लोग जो स्ट्रोक के खिलाफ एक अभियान चला सकें पूरे राजस्थान में। और इसमें सीकर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन का ही पहला आज का वेबिनार है डॉक्टर मदन मोहन के साथ में हमारा, क्योंकि सर भी बिजी रहते हैं। तो ऐसी वेबिनार हम लोग आगे भी ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मैसेज पहुंचाएंगे कि स्ट्रोक पहले तो ना हो, लेकिन अगर हो गया तो उसके लिए उसको क्या करना है, उसको राइट ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा और साथ में ये भी बोलना चाहूंगा, देखिए आप सब लोग ना फ्रंट वॉरियर हैं। आप इस कोरोना महामारी में जो है पेशेंट के लिए
24 घंटे दवाइयाँ अवेलेबल होती है, तो आप उनको बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। आप अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और जैसा सर ने बताया कि हम लोग जो है हेल्दी सर, डाइट लें। बीच में हमारे सर मैं बोलना चाहूंगा, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है मिस्टर जितेंद्र सिंह शेखावत, जी सर। वो शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, ये नमस्कार कर रहे हैं जो जी सर। इनकी सुने सर, ये क्या कह रहे हैं। जी सर, बताएं सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट करके फिर आप कुछ बोल सकते हैं। आई थिंक आवाज अभी नहीं आ रही है। हाँ साहब, मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि स्ट्रोक जो है वो कोई मोटे आदमी कोई विशेष तौर से आता है, या किसी भी पतले दुबले या किसी को भी आ सकता है? देखिए, अभी जैसे मैंने रिस्क फैक्टर बताए थे, मोटे आदमी को आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज उनकी जो अंदर फैट की कंटेंट होती है उसकी वजह से खून की नस बंद होने के चांसेस बढ़ते हैं। पर स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, इसका कोई आधार नहीं है कि हम मोटे को ज्यादा माने। हाँ, उन्हें अपनी प्रिकॉशन रखने की ज्यादा जरूरत है कि अपना वेट रिड्यूस करें, अपने आप को बैलेंस्ड डाइट लें और एक्सरसाइज रेगुलरली करें, इसलिए वो बच सकते हैं। ये है कि साइंस में कभी भी 1+1=2 नहीं है, लेकिन ये पता कर सकते हैं कि इस चीज में ज्यादा हो सकता है। तो हम जो मोटे लोग हैं उनको ये बता सकते हैं कि आप डेली अपने आप को व्यवस्थित दिनचर्या से गुजारें, अच्छे से एक्सरसाइज करें, योग करें और खुश रहें, तो स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाएंगे। यही प्रिवेंशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सो विथ योर अप्रूवल, आपकी अप्रूवल के बाद में क्या आज की वेबिनार हम लोग डिसकंटिन्यू करें? ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम। आपका दिन शुभ रहे, आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।